नमस्कार अश्विन जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। लास्ट टाइम आपसे बहुत ही ज़ोरदार डिस्कशन रहा, आपकी पूरी बैकग्राउंड, आपकी जर्नी, हिस्ट्री, कैसे आप इंडिया से यूएस आए, वो सब हमें सीखने का मौका मिला। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जब आप यहाँ आए, आपने पिछली बार उल्लेख किया था कि आपने स्टार्टअप भी बनानी शुरू करी थी, और अपने कॉर्पोरेट कैरियर से आप एक एजुकेशन कैरियर की तरफ भी जा रहे थे, जो कि आपका काफ़ी शौक भी था, जैसा आपने लास्ट टाइम बताया था। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप कॉर्पोरेट में थे, आपने कई साल लगाए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर्स में रहे, जिसमें वर्कलोड आप बता भी रहे थे काफ़ी ज़्यादा रहता था, काफ़ी घंटे लगाने पड़ते थे। अब शायद आप जो हैं एक एजुकेशन कैरियर में मूव हो गए हैं, तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा आपका फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब टू एजुकेशन कैरियर? क्या डिफरेंसेस थे उसमें, क्या आपको सीखने को मिला, और कैसे लिया आपने ये डिसीजन? शुक्रिया अर्पित जी, आपने वापस मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया। पिछली बार आपसे बात करने में काफ़ी मज़ा आया। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा करियर एकेडेमिया में नहीं है एक्चुअली। मैं ये जो करता हूँ स्टैनफोर्ड में, मैं एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ। मैं फुल टाइम प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं राइट। उसको करियर के दौर से नहीं देखता हूँ। ये थोड़ा प्रोफेशनल और पर्सनल जो डिवीजन होता है हमारे लाइफ में, मैं इसको पर्सनल की दिशा में देखता हूँ। ये जो अच्छा। मैं करता हूँ तो जो बोलते हैं कि जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि गिव बैक टू सोसाइटी, राइट। तो वैसे देखता हूँ मैं। मुझे एजुकेशन की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है लाइफ में। मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे यूनिवर्सिटीज़ में भी, और कॉर्पोरेट में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लगा, अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो मुझे ये सब वापस देना चाहिए लोगों को। और राइट। ख़ास तौर पर कि जो लोग टीनेजर्स हैं या फिर अर्ली 20s में हैं, उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन राइट। उनकी उनकी नॉलेज बढ़े इस एरिया में, जिसमें मेरा राइट। एक्सपर्टीज है, मैथ और कंप्यूटर साइंस। तो इसलिए मैं करता हूँ। वो प्रोफेशनल नहीं है, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, और ये करता रहूँगा मैं। स्टैनफोर्ड तो है, मैं उसके अलावा हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सिखाता हूँ मैथ अच्छा। और। करेक्ट। तो मैं करियर तो मेरा अभी स्टार्टअप ही है, तो एक मैं एक करियर स्टार्ट। हाँ। एक चीज बोलना चाहूंगा, जस्ट फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, कि आपने एडजंक्ट फैकल्टी का जैसे शब्द का उल्लेख करा, तो मैं सबकी जानकारी लिए बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ग्रेड के प्रोफेसर्स होते हैं, टेन्योर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, एमेरिटस होते हैं, एक्सेट्रा। एडजंक्ट जनरली वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको अक्सर तनख्वाह नहीं मिलती यूनिवर्सिटी से, बट उनकी एक्सपर्टीज के कारण यूनिवर्सिटीज उनको रीच आउट करती हैं कि आप आइए, अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दिखाइए और शेयर करिए बच्चों के साथ। और जैसा कि अश्विन जी ने बताया कि इनका भी ये इंटरेस्ट था, गिव बैक करना चाहते थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार हम लोग बोलते हैं, या इन्होंने पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत गिव बैक करने के लिए सोसाइटी को एडजंक्ट प्रोफेसरशिप का जो है रूट अपनाया। और ऐसा ये बता रहे हैं जैसे कि इसी को आगे ले जाते हुए इवन हाई स्कूल स्टूडेंट्स और टीनेजर्स को भी जो है टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर एवरीवन सेक आई थॉट आई शुड हाईलाइट दिस पॉइंट। शुक्रिया। कंटिन्यू। हाँ, आपने सही कहा। तो करियर तो जो सोचता हूँ मैं, मेरा अभी तो करियर स्टार्टअप में ही है। अब मैंने 6 महीने पहले ये नया स्टार्टअप बनाया है, और अ, शायद अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में वही करूँगा, स्टार्टअप करूँगा। और वो एडजंक्ट प्रोफेसरशिप तो चलते रहता है, वो मेरा पर्सनल लाइफ है। राइट। अ, अभी इस क्वार्टर में मैं कोर्स सिखा रहा हूँ, तो काफ़ी बिजी हो गया है। दो दो जॉब जैसे है। चाहे वो स्टैनफोर्ड जॉब नहीं है, मैं जॉब एक्चुअली एम्प्लॉयड हूँ मैं, लेकिन मैं उसको जॉब की तरह नहीं देखता हूँ। हम्म। लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा आप इसमें उल्लेख कीजिए कि जैसे आप पहले फुल टाइम लाइक एक फाइनेंशियल सेक्टर में कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, ट्रेडिंग डेस्क वगैरह पे भी बैठते थे, और काफ़ी जैसा पता चला था कि बहुत हैक्टिक रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है, जैसा सुनने में आया और लोगों का भी कि 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज पर डे के लगा दिया करते हैं लोग। तो
अब उससे जब आप निकल के आके, अब जैसे आप क्लासेस वगैरह ले रहे हैं कॉलेज में, तो उसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है दोनों चीज़ों के अंदर, या आप बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि मैं जब वॉल स्ट्रीट में था, ट्रेडिंग डेस्क पे था, वहाँ मुझे कोई ऐसे बताता नहीं था कि तुम 12, 14, 16 घंटे काम करो। ऐसे कोई मैनेजमेंट प्रेशर तो नहीं डालते थे। ये लोग खुद ही करते थे काम। अ, काम बहुत ही अ, अच्छा लगता था हमें, और हम लोग बहुत काम करते थे। और अभी अभी भी वैसे ही चल रहा है। ऐसे नहीं है कि मैं कम काम करता हूँ। मुझे जब काम अच्छा लगता है और उसमें घुस जाता हूँ, तो हम लोग बहुत काम करते हैं। ये मैं ही नहीं हूँ, सब लोग वैसे ही है। अम, मुझे ऐसे 9 to 5 जॉब कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने जो भी जॉब्स किया है, जो भी काम किया है, अ, मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और इसीलिए मैं लॉन्ग आवर्स करता हूँ। राइट, राइट। मेरा आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन है। आजकल बहुत लोग बोला करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, और खास तौर पे कॉर्पोरेट्स में जब जॉब करते हैं, तो कई बारी, जैसा आपने पिछली बारी भी उल्लेख किया था कि जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं वो पर्सनल, फैमिली, रिलेशनशिप्स वगैरह भी होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना, क्योंकि उसको चीज़ अच्छी लगती है, जॉब में अपने आप को झोंक दे 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, और उसकी फैमिली भी हो जहाँ पे उसकी रिलेशनशिप्स हैं, या फ्रेंड्स हों या पेरेंट्स हों, कुछ भी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, तो वो बैलेंस आउट कैसे करेगा इन दोनों चीज़ों को? क्योंकि समय तो हमारे पास 24 ही हैं, डिवाइड कैसे करेंगे आप उसको? आपने सही कहा कि आदमी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता। आपको लाइफ में देखना चाहिए कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन से चीज़ होते हैं। तो मेरे लाइफ में मैं देखता हूँ तो तीन ही चीज़ हैं। एक तो मेरा काम है, दूसरा तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं राइट। उसमें थोड़ा टाइम लगाता हूँ, हर दिन थोड़ा। और रिलेशनशिप्स, आपने कही सही कहा। तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से मैं तीन ही चीज करता हूँ लाइफ में। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। आपने सही कहा, 24 राइट। घंटे होते हैं। तो अगर आप बहुत चीज करने जाओ, तो किसी के पास ऐसे 10 इंटरेस्ट होंगे, मुझे ये भी करना है, म्यूजिक करना है, स्पोर्ट्स करना है, ट्रैवल करना है, फिर आप ठीक से नहीं कर सकते। तो आपको चुनना पड़ेगा आपको क्या हाँ, करना है। और मैंने तीन तीन ही चीज चुने हैं। और वही करता हूँ मैं। ये अच्छी चीज़ है, आपने बताया। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान उस तरफ सर कहूँगा कि बहुत से लोग जब काम काम करना शुरू करते हैं, स्पेशली जब स्टार्टिंग करियर में होते हैं, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, जैसे कि वॉल स्ट्रीट वगैरह का आपने नाम लिया, आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर कंपनी का ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि क्योंकि बाकी सब ये लोग इतने घंटे लगा रहे हैं, तो एक एक अनसेट रूल बन जाता है कि भाई, जो बच्चा 5 बजे चला गया तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो 9 बजे जा रहे हैं रात को। तो एक पीयर प्रेशर भी हो जाता है कि भाई आपको एक अलग तरीके से देखेंगे। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है, जो वुमेन रहती हैं, जो लेडीज़ रहती हैं, जैसे उनकी शादी हो जाती है, या उनके बच्चे भी रहते हैं देखने के लिए, तो वो शायद ये सब चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि उनको भाई घर भी जाना है, खाना भी बनाना है, बच्चों की भी देखभाल करनी है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में एक एक लेडी कैसे सक्सेसफुल बनेगी अपने कैरियर में? क्योंकि जेंट्स तो बड़े आराम से 10 घंटे, 12, 15 घंटे भी लगा देंगे, क्योंकि उनका पैशन है। और बच्चे ज़्यादातर माँ से ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो थोड़ा माँ को ही देखना पड़ता है। मतलब हम बोल कुछ भी लें, मतलब एट द एंड ऑफ द डे माँ जो कर पाती है बच्चे के लिए, वो मुझे नहीं लगता हम लोग कर पाते हैं, मतलब एज अ मेल नहीं कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके विचार जानना चाहूंगा। हाँ, आपने सही कहा। जो औरत प्रोफेशनल्स हैं, वो मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। वो मुझे नहीं पता वो लोग कैसे कर देते हैं ये सब। काम भी करते हैं, घर का भी काम करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो वो बहुत ही रिमार्केबल है। अम, मुझे लगता है, मैं दो चीज़ बताऊंगा। आई थिंक मैंने जो कहा, औरत प्रोफेशनल्स भी, वो लोग चुनते हैं उनको क्या क्या करना है। ऐसे 20 चीज़ नहीं करते हैं। काम करते हैं, घर पे ध्यान रखते हैं, और एक दो इंटरेस्ट होंगे वो करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं वो लोग। तो उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मैंने वो देखा है। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि आई थिंक जो सक्सेसफुल औरत प्रोफेशनल्स होते हैं,
उनका अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, उनकी फैमिली उनको बहुत सपोर्ट करती है। और काम पे भी लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके कॉलीग्स, उनके मैनेजर्स। तो ये सपोर्ट सिस्टम घर पे और काम पे, ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, उसके बिना तो नहीं हो सकता है किसी का। राइट, राइट। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि एक सपोर्ट सिस्टम। तो मैं आपसे इसी चीज़ पे थोड़ा सा और अगर आप ओके हैं थोड़ा सा, क्योंकि बातों में से ये रियल टॉक है तो इसमें तो बात में से बात निकलती है, कोई ऐसा नहीं है कि प्लान करके बैठे थे हम लोग कि यही बात करेंगे। बट अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे जाऊं, तो जैसे आपने बताया कि एक सपोर्ट सिस्टम रहता है लेडीज़ का, चाहे वो फैमिली हो वो भी सपोर्ट करती हैं, ऑफिस में भी जो कलीग्स होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट भी सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए वो अपना मैनेज कर पाते हैं और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है कि कहाँ कब किस समय क्या करना है। तो अगर इसको हम कंट्रास्ट करें जो मेल कलीग्स होते हैं या मेल प्रोफेशनल्स हैं, क्या बाय डिफ़ॉल्ट उनको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, या वो इतना केयर ही नहीं करते बाकी चीज़ की कि वो एक ही चीज़ में मशगूल हो जाते हैं कि चलो जॉब है यही मेरा मेन मतलब मुद्दा है, घर की तो इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती नहीं है। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ या आप इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते? देखिए, मुझे लगता है अभी आदमी और औरत का जो अंत था पहले, वो आदमी ऐसे एक्सपेक्टेशन था आदमी का और औरत का ऐसे था पुराने ज़माने में, वो काफ़ी अभी बदल रहा है। आई हुँ, थिंक हुँ। आदमी आदमी भी अभी, मैंने जो औरत प्रोफेशनल्स के बारे में बताया, तो काफ़ी मेल प्रोफेशनल्स भी वैसे हैं। राइट, अ, वो थोड़ा, वो बैरियर चेंज हो रहा है, इस ज़माने में काफ़ी चेंज हो रहा है। लेकिन आप ट्रेडिशनली जाओ तो क्या था कि जो मेल प्रोफेशनल्स थे, वो लोग सिर्फ काम करते थे, वो लोग घर पे ध्यान नहीं देते थे। नहीं देते थे, राइट, नहीं देते थे, वो बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है नहीं देखते थे ज़्यादा। वो लोग घर पे कुछ कुकिंग क्लीनिंग कुछ नहीं करते थे। वो करेक्ट, लोग वो लोग पुराने ज़माने में एक्सपेक्ट करते थे कि जो उनकी पत्नी है वो सब करेगी, और अ, अगर उनकी पत्नी का जॉब हो तो भी वो घर पे काम करेगी। वो सब करेक्ट, गलत गलत था, मुझे ऐसे लगता है वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी गलत है। लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो रहा है। पूरा तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1-2 डिकेड में ये चेंज होगा। थोड़ा इक्वालिटी आएगी आदमी और औरत के बीच में, और आदमी लोग आप देख रहे हैं अभी बहुत कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं घर पे भी। काफ़ी आदमी लोग घर घर पे खाना बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। अ, तो ये अच्छी बात है और ये होना चाहिए। तो नहीं ये आपने बहुत मेल अच्छा प्रोफेशनल को सपोर्ट, उल्लेख किया आपने। उनके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट। नो, ये आपने अच्छा बताया कि अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ है, और जैसे आपने बताया कि आदमी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाउस होल्ड के अंदर भी, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, या हाउस होल्ड मैनेज करना, या बच्चों की देखभाल करना। तो मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि जो लोग 16 घंटे लगा देते हैं अपनी जॉब में, उनके पास समय ही कहाँ रहता होगा ये सब करने का? अगर 16 घंटे आप जॉब कर रहे हो, तो सुबह मतलब 9 बजे अगर आप गए ऑफिस, तो रात को तो आप 11-12 बजे से पहले आओगे नहीं। तो उस वक्त आते आते तक ना तो आप में हिम्मत ही रह जाएगी, क्योंकि बच्चे तो सो चुके होंगे तब तक, काम सारा हो चुका होगा। उसमें कैसे सपोर्ट करेंगे वो अपनी फैमिली को? देखिए, 16 घंटे तो मुझे नहीं लगता कोई करता है, बोलते हैं काफ़ी लोग 16 घंटे। राइट, लेकिन सोच लो कि सारा दिन जो प्रोफेशनल है वो बाहर ही रहता है, घर पे आता है करेक्ट, रात को 10 बजे सिर्फ सोने के लिए, ऐसे होते हैं थोड़े लोग। करेक्ट, करेक्ट, अम, तो मुझे क्या लगता है, दो सिचुएशन बताऊंगा। एक तो ये है कि अम, वो लोग ना घर को बहुत सिंपल रखते हैं, कि घर की मेंटेनेंस ऐसे वो लोग बनाते हैं घर, करेक्ट, जहाँ पे घर में ज्यादा काम नहीं रखना चाहिए। मतलब बड़ा घर मत लो, छोटा घर लो, उसकी मेंटेनेंस कम होगी। खाना जो बनाएंगे बहुत 1 घंटे का कुकिंग ना हो, छोटा सिंपल डिशेस बनाओ। तो लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए बहुत। तो वो हम्म, जो लोग वो 14-16 घंटे काम करते हैं, वो उनकी जो काम से बाहर जो लाइफ है वो काफी सिंपल बना के रखते हैं। करेक्ट, तो वो एक बात बताऊंगा। दूसरी बात ये बताऊंगा कि थोड़े जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं घर पे। अ, राइट, तो
आजकल आप देखोगे कि इंडिया में भी हो गया है कि दोनों पति और पत्नी दोनों काम करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इंडिया में तो ये कॉमन है कि डोमेस्टिक हेल्प लेते हैं, लेकिन यूएस में भी जो लोग बहुत सक्सेसफुल है वो डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं। काफ़ी लोग घर पे कुक बुलाते हैं, क्लीनर्स बुलाते हैं, तो वो लोग घर को मेंटेन करते हैं। और नैनीज रखते हैं काफ़ी लोग करेक्ट। बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो हम्म। ये सब होता है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए आपकी लाइफ। अगर आप इतना काम करोगी और इतने करियर में घुस जाओगे तो 2 घंटे की कुकिंग तो नहीं कर सकते हो आप। नहीं कर सकते, बिल्कुल जो भी नहीं। ये कुकिंग आपने करोगे बहुत अच्छा, 15-20 मिनट में खत्म करना चाहिए। राइट राइट, नहीं ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट्स बताया कि बेसिकली आपका फोकस है कि लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, टाइम आपके पास उतना ही है तो उसको एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपल रखना है, घर को छोटा रखना है, साफ सफाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, कुकिंग सिंपल करो ताकि ज़्यादा घंटे नहीं लगेंगे, सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद। तो वो आई थिंक ये पॉइंटर्स अच्छे हैं, आपने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा। तो अब मैं थोड़ा गियर स्विच करता हूँ। आपने जैसे बताया कि आप स्टार्टअप की तरफ अग्रसर हो गए, तो जैसे आप कॉर्पोरेट जॉब में थे तो वहाँ तो लगी भरी तनख्वाह मिलती है आपको, हर महीने अपना बैंक में सैलरी डिपॉजिट हो जाती है। मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा कि भाई कुछ नहीं करना पड़ता और सैलरी आ जाती है हमारी टाइम पे, बट स्टार्टअप के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट इसलिए है कि पहली बात तो अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे या अपने बिजनेस मेट्रिसेस मीट नहीं कर रहे, तो आपको यही नहीं पता होता कि कितने दिन चलने वाली है मेरी स्टार्टअप। फॉरगेट अबाउट कि मंथली सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही। और आपको अपने जैसे कॉर्पोरेट में क्या है कि आपका अपना एक स्पेसिफिक दायरा होता है, एक डोमेन होता है, उसमें आप घुस जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ भी होती जाती है और पैसा भी मिलता जाता है, बोनस भी मिलता जाता है। स्टार्टअप में क्या होता है, आप एक डोमेन में नहीं रहते हैं, आप एचआर का भी काम कर रहे होते हैं, आप एडमिन का भी काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर भी बन जाते हैं। मतलब बेसिकली जो सिचुएशन की डिमांड होती है आपको वैसे तरीके का काम करना पड़ता है, चाहे आपको आता है या नहीं आता। सा नहीं आता होगा तो गलती होगी आपसे, गलती सिखा देगी आपको, आता होगा तो आप करोगे ही। तो वो शिफ्ट कैसे कैसे करा आपने स्टार्टअप में आने के लिए? आई थिंक उसके लिए थोड़ा पर्सनालिटी की ज़रूरत है। जो फाउंडर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, उनको वैसे ही अच्छा लगता है उनको। उनको देखिए क्या फ़र्क ये है कि जब आप बड़े कंपनी के लिए काम करते हो, वहाँ भी जॉब मुश्किल होती है, ऐसे नहीं है कि आसान होती है। लेकिन आप और किसी के धंधे के लिए आप काम कर रहे हो, यहाँ आप अपना ही धंधा है। तो वो ओनरशिप जो आती है वो आपको काफ़ी ड्राइव करती है। और पैशन के साथ आप काम करते हो क्योंकि अपना ही बिजनेस है। तो वो माइंडसेट, पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ सबको अच्छा लगेगा, वो एक पर्सनालिटी है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अपना ही बिजनेस है। और आप आ, जब जब आपको इतना अच्छा लगता है आपका बिजनेस, तो आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। कुछ भी हो, जैसे आपके घर में आप देख लो कि घर में आप कुछ भी करोगे, घर की कुकिंग करोगे, क्लीनिंग करोगे, बच्चों की देखभाल करोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं सिर्फ ये करूंगा और वो नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपना ही तो है। अपना जब ही। जब जब कोई राइट। चीज अपना ही है तो आप सब कुछ करोगे और बहुत प्यार के साथ करोगे। तो आपको वैसे देखना चाहिए स्टार्टअप को। आप काफी दिल लगा के काम करते हो सब चीज में। हम्म। जब आप वैसे माइंडसेट के साथ काम करते हो तो ऐसे नहीं लगता है कि मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। तो आपको उसमें बहुत मजा आता है हर दिन काम करने में। तो कॉर्पोरेट जॉब अलग है, क्योंकि आप और किसी लोगों के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो। आपका जॉब बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और स्टेबिलिटी होती है। सैलरी रेगुलरली आती है। कोई फंडिंग की प्रॉब्लम्स नहीं है, रिस्क कम है। लेकिन यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो वो भी पर्सनालिटी देखना चाहिए। सब लोग के पास, जो हम फाइनेंस में बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट चाहिए। जो लोग मैं थोड़ा फाइनेंस की शब्द यूज करूंगा, रिस्क एवर्शन जो बोलते हैं। राइट। मुझे लगता है 80% लोग रिस्क एवर्स होते हैं, तो उनके लिए स्टार्टअप अ, शायद ठीक और नहीं है। स्टार्ट हो गई कर दो। गो अहेड, गो अहेड।
सुना ही नहीं दिया, आपने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा कुछ और, मैं किसी को बोल रहा था कुछ, आपसे नहीं कह रहा था। सही, कंटिन्यू, आप कंटिन्यू। हम्म, तो तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग यंग लोग सोच रहे हैं स्टार्टअप करूँ या कॉर्पोरेट करूँ, आई थिंक आपको देखना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। स्टार्टअप में एक्सपीरियंस तो अ, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस होती है। आप बहुत सीख जाओगे 1-2 साल में। फाउंडर्स एम्प्लॉयज जो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, आप बहुत सीख जाओगे। जो आप 10 साल में सीखते हो कॉर्पोरेट में, वो 2-3 साल में आप सीख जाओगे स्टार्टअप में। राइट। लेकिन आप उसकी दूसरी साइड भी देखो तो स्टार्टअप जॉब्स में काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी रिस्क्स हैं, और हर दिन कुछ नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अ, आपके कोई कस्टमर ने कहा कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आप और कोई प्रोडक्ट बनाओ, तो सारा दिशा चेंज हो जाता है स्टार्टअप का। तो सबको तैयार रहना चाहिए ये अलग अलग चीज़ों के लिए स्टार्टअप में। कॉर्पोरेट में ऐसे रोज रोज हर हफ्ते कुछ ऐसा बदलता नहीं है। तो राइट। तो आई थिंक आपने जो इसमें कुछ चीज़ें बताई, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ, हाइलाइट्स करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक, स्टार्टअप में वही जाए जिनकी पर्सनैलिटी जो कि रिस्क टेकिंग की हो, पहला। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जाए जो पसंद करता हो कि सब कुछ मैं ही डिफाइन करूँगा, मैं रन करूँगा, और कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कई सारे फंक्शन करने पड़ते हैं, चाहे मुझे आता है या नहीं, प्यार से करूँ और ज़िम्मेदारी के साथ करूँ, वो ज़रूरी है। तीसरा, रेडी रहना चाहिए, कभी भी किसी भी पल कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ श्योरिटी नहीं है। तो बेसिकली लिविंग ऑन द एज करके एक शब्द हम लोग यूज़ करा करते हैं अंग्रेज़ी में। तो वो वाली बात है कि हमेशा आप एक 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 मोड़ पे रहते हैं, या एक चौराहे पे हमेशा रहते हैं कि किस तरफ पलट जाओ आप, किस तरफ जाना पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। तो जो कि स्टार्टअप्स में रहता है। तो देखिए, लिविंग ऑन द एज आपने सही कहा। जो अभी सोचो, कोई आदमी ऐसे कोई पहाड़ पे ऐसे लटक के खड़ा है और गिरने की पॉसिबिलिटी है। थोड़े लोगों को इसमें बहुत मजा आता है कि एक्साइटमेंट है लाइफ में। अ, थोड़े लोगों को लगता है मैं ऐसे कभी नहीं, मुझे कभी ये सिचुएशन में नहीं जाना है, ये बहुत ही डेंजरस है, रिस्की है। तो वही बता रहा हूँ कि थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, थोड़े लोगों को इसमें एनर्जाइज हो जाते हैं, थोड़े लोग जो लिविंग ऑन द एज होता है। अ, थोड़े लोग रिस्क सीकिंग लोग होते हैं, उनका जो पर्सनालिटी होता है कि उनको थोड़ा अ, मजा आ जाता है रिस्क में। अ, करेक्ट, तो करेक्ट। वो आपको देखना चाहिए। जो फाउंडर्स से आप मिलोगे, अ, वो लोग रिस्क से एनर्जाइज हो जाते हैं। और मैं बताता हूँ कि 80% लोग जो मैं मिला हूँ लाइफ में, वो लोग रिस्क से थोड़ा डर जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत बात है डरना। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क से डरना एक्चुअली नेचुरल है सोसाइटी राइट, में। राइट। हमें मनुष्य को वैसे ही बनाया है नेचर ने कि रिस्क से आप डरते हैं। लेकिन वो जो 10 to 20% पॉपुलेशन होते हैं, वो लोग थोड़ा अलग होते हैं, और उनको रिस्क से मजा आ जाता है। आई थिंक वो लोग के लिए स्टार्टअप सही है। राइट। मैं इससे ना, मेरे को एक चीज़ निकलती है, जैसे आपने अपना बैकग्राउंड का उल्लेख किया था लास्ट टाइम, कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, बहुत लविंग फैमिली थी, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस भाभा में करते थे काम, एटॉमिक सेंटर में। तो जो देखा गया ज़्यादातर, ऐसा बोला जाता है, और मैं आपके विचार जानना चाहूँगा उसके अंदर, कि जो लोग अक्सर एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, उनका एक जो एक सोच होती है, वो उस पे ही होती है कि भई लगी-बंधी नौकरी मिल जाए जिसमें मंथली एक तनख्वाह आती रहे, और उस तरह से चलते हैं। जबकि जो लोग एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं, जिसमें पैसे की कभी कोई तंगी नहीं रही, और काफ़ी पैसा है, या मान लीजिए बिज़नेस क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए बिज़नेस में जंप करना थोड़ा एक आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है घर के अंदर। और इन जनरल उनके पास क्या है, फॉल बैक मैकेनिज़्म होता है कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं चला कोई नहीं, मैं कोई दूसरी चीज़ कर लूँगा। पैसा की क्योंकि बैकिंग रहती है हमेशा। तो आप क्या समझते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो व्यक्ति आया है, उसको अगर स्टार्टअप में कूदना है, तो क्या केवल जिसको रिस्क में मज़ा आता है, जिसका एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ऐसी कुछ चीज़, सर्कमस्टेंस या एम्बिग्यूइटी के अंदर वो कूदते हैं या रिस्क देखते हैं, वो कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को, बनस्पत उसके जो कि पीछे एक अच्छी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, और या उन्होंने फैमिली में ऐसे बिज़नेसेस वगैरह बनते बिगड़ते देखे हैं। तो उन दोनों के बीच में आपको क्या लगता है, क्या कॉन्ट्रास्ट रहेगा ऐसे 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 बैकग्राउंड के लोगों के बीच?
देखिए, जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि नेचर एंड नर्चर, दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप पले, मिडिल क्लास फैमिली में पले, वो एक्सपीरियंस से मैं आपसे अग्री करता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग रिस्क एपेटाइट थोड़ा शायद कम होगा, क्योंकि आपने देखा है, हम तो आपके फैमिली में लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे पैदा हुए, वो जेनेटिक है। थोड़े लोग मिडिल क्लास फैमिली में चाहे हो, लेकिन उनकी जो कॉम्पोजिशन है, उनकी जो जेनेटिक्स है, आप जैसे बॉर्न हुए वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा हम्म। रैंडम है। आप जैसे पैदा हुए उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़े लोगों में वो इनबॉर्न है, कैसे है मुझे नहीं पता, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल राइट, बात राइट। होगी। लेकिन आपको दोनों देखना चाहिए कि आप जैसे पैदा हुए और आपकी जो आप कैसे पले, तो उसका दोनों मिला के वो पर्सनालिटी बन जाती है। तो ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक बोला। इससे मैं एक थोड़ा टेंजेंशियल है, लेकिन आई थिंक मज़ेदार रहेगा, और मुझे लगता है आप भी अप्रिशिएट करोगे वो, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा। तो लोगों के बीच में ना डिबेट रहती है, लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड। ठीक है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? और क्योंकि आपने नर्चर और नेचर दोनों बात करी, तो मुझे लगता है इस टॉपिक पर भी बड़ा अच्छा फिट बैठता है ये। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? पता नहीं, मैं तो ये एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है लीडर्स आर बॉर्न मोस्टली। आपकी लीडरशिप आप काफ़ी डेवलप कर सकते हो। थोड़े लोग आप देखते हैं काफ़ी नेचुरल लीडर्स हैं। हम्म, हम्म, अब हम्म। मैं स्पोर्ट्स की एग्जांपल दूंगा कि आप देखो सौरव गांगुली, राइट। एकदम नेचुरल लीडर था। अ, लेकिन दूसरे कैप्टन्स तो आप देखते हो, या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स देखते हो, वो लोग नेचुरल लीडर्स नहीं लगते हैं, लेकिन वो डेवलप करती हैं अपने लीडरशिप हम्म, हम्म, हम्म। एक्सपीरियंस के साथ। वो लोग इम्प्रूव होते जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप नेचुरल लीडर हो, अ, तो काफी आसान हो जाता है लीडरशिप। राइट, राइट। तो फिर अगर ये बात बोली जाए, तो फिर ये जो इतने सारे एमबीए के कोर्सेज और मेंटरिंग सेशंस वगैरह होते हैं लोगों के, और मान लीजिए वो नेचुरली लीडरशिप नहीं है, उनके अंदर ट्रेट्स नहीं है, लाइक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते क्लियरली, या ओनरशिप नहीं ले पाते चीज़ों की, हर चीज़ में उन्हें पुश करना पड़ता है कुछ है, और उनको भी बनना है लीडर। या मान लीजिए अक्सर कॉर्पोरेट में होते हैं, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह रहे, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, अब उनसे कहा जा रहा है कि आ जाओ आप टीम लीड करो अब बैठ के। तो वो लोग क्या मेंटरशिप लेके, या कोई कोई कोर्स करके जैसे एमबीए वगैरह, या कोई कोचिंग लेके एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, या वो एक बस मैनेजर ही बन जाएँगे लेकिन लीडर नहीं बन पाएँगे? नहीं, बन सकते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। शायद 5 साल लगेगा, शायद 10 साल लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है, बन सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ काफी बदलाव आ सकता है। अ, लेकिन जो नेचुरल बॉर्न लीडर होता है वो 1-2 साल में ही काफी उच्च राइट। कोटि का लीडर बन जाएगा। नहीं, अच्छी बात बता रहे हैं। तो तो ये चीज़ तो देखिए, जैसे आपने, जैसे अगर मैं आप ही की बारे में जाऊँ, आपने जैसे लास्ट टाइम बताया था आपका एक मैथ्स वगैरह में बहुत एक रुचि बननी शुरू हो गई थी आपके स्कूल डेज़ में ही, जो कि आपको आगे भी जाके काम करी, और आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से अग्रवाल क्लासेस से काम, मतलब पढ़ाई करी, और एक आईआईटी वगैरह का आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाए, राइट? जो कि बहुत से ल बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैं उसको भी एक तरीके की लीडरशिप की एक उसमें करता हूँ, क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड थे, आप में इतना फोकस था, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका इतना एनालिटिकल मैथमेटिकल माइंड भी था कि आपको पसंद भी आता था, और आप उसमें जूझते भी थे और बेटर भी होते चले गए जितना आपने करा। तो अब इसका मतलब ये है कि जो बहुत से बच्चे जिनको जैसे मैथ्स पसंद नहीं है या इतना अच्छा नहीं है, वो प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, लेकिन एक नेचुरली टेंडेंसी नहीं है उनमें कि कुछ भी चीज़ यूँ समझ में आ जाती है उनको, मतलब देर लगेगी चीज़ें करने में। तो क्या इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इवन जो आपकी टेक्निकल एबिलिटी है, कुछ चीज़ समझने की या करने की, प्रैक्टिस से थोड़ी बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन वो तब भी कंपेरेबल उसके नहीं होगी जो ऑलरेडी उसमें निपुण था या अच्छा था। क्या क्या ऐसा बोला जा सकता है? हाँ, देखिए, दोनों चीज चाहिए। नेचुरल टैलेंट तो चाहिए मैथ में। तो जो लोग भी देखता हूँ मैं, जो टॉप मैथमेटिशियंस है वर्ल्ड में, हाँ। सबका इनबॉर्न टैलेंट तो था, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आपको
सही तरह से सिखाना चाहिए मैथ्स। अच्छे हम्म। टीचर्स चाहिए, अच्छे बुक्स चाहिए। जो राइट। अंग्रेजी में शब्द है पेडागॉजी बोलते हैं। आई हम्म। थिंक पेडागॉजी मतलब ठीक तरह से टॉपिक को सिखाना। तो हम्म। जो टॉप मैथमेटिशियंस हैं उनको बहुत अच्छे से मैथ सिखाया है। तो हम्म। सारे सारे चीज एक साथ आ जाते हैं आदमी को टॉप मैथमेटिशियन बनाने में। लेकिन ये सब चीज चाहिए आपको। मैं कहता हूँ तीन चीज चाहिए। एक तो नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, और करेक्ट। फिर वो सिखा मैथ्स जो सिखाते हैं वो अच्छे से सिखाना चाहिए उनको। और राइट। फिर उसके बाद मेहनत तो चाहिए ही उनको। ये तीनों चीज जब आते हैं तो आप टॉप बन जाते हो। टॉप बन जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं आइंस्टाइन आइंस्टाइन और न्यूटन के लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आप देखते हो, जैसे मेरे जैसे मैथमेटिशियंस हैं, मैं टॉप तो नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ लेकिन टॉप नहीं हूँ। मेरे लिए अ, मेरे मेरे लेवल के लोगों के लिए मुझे लगता है इवन टैलेंट 100% ना हो, चाहे 60-70% हो, तो भी आप काफी अच्छा बन सकते हो। तो लेकिन वो दूसरे दो चीज होने चाहिए, मेहनत चाहिए और आपको मैथ्स अच्छे से सिखाना चाहिए। राइट। तो आपने जो ये बात बोली है, तो ये तो फिर अगर आप देखेंगे कि मतलब कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, जैसे एक्टिंग ले लीजिए या ओरेशन ले लीजिए या डांसिंग ले लीजिए, जो जो आर्ट्स की फील्ड्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज की तरफ की फील्ड है, नॉन नॉन टेक्निकल जिन्हें हम लोग बोला करते हैं, इसमें भी आप देखते हैं कुछ लोग नेचुरल एक्टर होते हैं कि किसी भी रोल को वो अपना लेते हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये जी के आ रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो उन पे लगता है कि मखौटा उड़ा हुआ है इसने, ये मतलब मजा नहीं आ रहा है इसका देख के, ऐसे करके। अब ये लोग भी मेहनत तो बहुत करते हैं कि भाई मतलब कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं, पिक्चर स्टडी भी करते हैं, इनएक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जैसे मैं समझ पा रहा हूँ अगर आप जो कह रहे हैं, तो वो तो इसमें भी अप्लाई होगा कि आप में एक नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, और साथ में आपका कोई गुरु या जो आपको गाइड हो, जो एक सही तरीके से पेडोलॉजी आपने बताया था उसके तहत आपको सिखाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं आप हीरे तो होने चाहिए, तराशने वाला भी अच्छा होना चाहिए, और उसका बेसिकली जो वो हीरा जो निखर के आएगा उसके बाद, जो तराशने वाला करेगा और कितनी अच्छी तरह से तराशेगा उसको, जो जो मेहनत है, उसके बाद असली चमक निकल के आएगी हीरे की। लेकिन हीरा होना जरूरी है, आप किसी किसी पत्थर को हीरा नहीं बना सकते। तो अब मैं एक और प्रॉब्लम मैं एक और आइडेंटिफाई। या एक मैं एक एक और चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन। पे कि आपको कोई भी एरिया में एक्सेलेंट होना है तो आपको दिल से काम करना चाहिए। तो मैं कभी भी लोगों को बताता हूँ कि मैथमेटिक्स दिमाग का खेल नहीं है उतना जितना दिल का खेल है। तो लोगों को ये आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है ये, मैथमेटिक्स तो दिमाग का ही खेल है। लेकिन मुझे तो अभी इतने डेकेड्स में मैं सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, तो मुझे लगता है वो दिल का ही खेल है। आप दिल लगा के करो तो वो वो आप बहुत मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी कर सकते हो। दिमाग से करो तो वो जैसे मशीन जैसे आप हम्म। ऑपरेट करते हो, तो आप इतने हाई लेवल के नहीं आ सकते हो। तो पूरा दिल लगा, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ वो हर टॉपिक में है। स्पोर्ट्स राइट। ले लो, म्यूजिक ले लो, आर्ट्स ले लो। जो लोग दिल से काम करते हैं तो उनका जो आउटपुट होता है बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। नहीं, ये बहुत आपने अच्छी बात बोली। तो बेसिकली आपने यहाँ जो वर्ड दिल का यूज़ करा, वो कई बार हम लोग पैशन भी करके बोल दिया करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए शिद्दत से लगे रहें, वो आपको मिलेगी। वो एक हिंदी में कहावत होती है, अपनी खुदाई को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे पूछे तेरी रज़ा क्या है। और उसका तात्पर्य यही है कि इतनी मेहनत करो कि तुमसे जो तुम्हारा जो परवरदिगार है, जिसकी तुम मतलब इबादत करते हो, वो भी तुमसे आके पूछे कि भाई तू बता तू चाहता क्या है, तूने बहुत मेहनत करी है। जैसे बूंद देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, या एक तो उस तरीके से आप बता रहे हैं। अब चैलेंज क्या आता है कि अब नेचुरली देखो, दो चीजें होती हैं। आदमी को अपना जीवन व्यतन करने के लिए पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है किसी व्यक्ति का पैशन जो है सिंगिंग में हो, टैलेंट है, लेकिन उसको किसी भी वजह से मान लीजिए एक अच्छा गुरु नहीं मिला जो उनको एक बढ़िया तरीके से तालीम दें, जो वो सिंगिंग नहीं सीख पाए। लेकिन उनका एक टैलेंट है, अच्छा अच्छा बाथरूम में गाना अच्छा गा लेते हैं, लेकिन इतने लेवल का भी नहीं गाते कि भाई अमेरिकाज गॉट टैलेंट या इंडियन आइडल या इन सब में जाके मतलब प्रेजेंट कर सकें। करेक्ट है।
बट क्या है, अब वो बड़े हो जा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। टैलेंट है लेकिन इतना भी नहीं है कि आगे बढ़ जाएं। तब उन्हें जीवन पसंद भी करना है अपना, तो कोई जॉब उठा लेते हैं, मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, और उससे उन्हें तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसमें उनका पैशन नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उससे उनको वेतन मिलता है ताकि गुजारा चलेगा। और फिर वो पैसा यूज करके एक ट्रेनर ले लेते हैं अपना, और इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं घर पे कि मैं अपना माइक्रोफोन और ये सब लगा के मैं प्रैक्टिस करूंगा। अगर कोई इस तरीके का करे, और अगर आप देखेंगे ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, पैशन उनका है कुछ और, जॉब कर रहे हैं कुछ और, जॉब से सिर्फ पैसा आ रहा है, और वो जो पैसा आ रहा है उसको वो अपने पैशन में बेसिकली लगा रहे हैं, क्योंकि पैशन से पैसा नहीं आ रहा उनके पास। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, या आपने ऐसा देखा है कभी होता हुआ? बहुत देखा है, बहुत देखा है। बहुत लोग करते हैं जिनका टैलेंट दूसरे एरियाज में होता है, वहाँ ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल सकती है, तो अ, करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि सोसाइटी में जो जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, म्यूज़िक और आर्ट्स और ये सब चीज़, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन लोग लोग करते हैं। और ये जो आपने बताया, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसके लिए, कि आप कुछ जॉब करो, थोड़े पैसे लो, और फिर वो पैसे को आपके पैशन में इन्वेस्ट करो। और आपको, ये मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेपरेशन ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने भी वही किया है एक्चुअली। मेरा पैशन टीचिंग में है, और मैं जो प्रोफेशनली मेरी जो सक्सेस आई, उसके वजह से मैं थोड़ा भी टाइम दे सकता हूँ मेरे मेरे टीचिंग पैशन के लिए। एब्सोल्युटली नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम लोग टाइम चेक करेंगे कि हम उस मोड़ पे आके खड़े हैं जहां हमें अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा रैप अप करना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा आज के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं बात करेंगे। आपसे दोबारा बात करके एक बहुत ही एक खुशी की अनुभूति हुई। आप इतने आराम से बात करते हैं, आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। आप ज़रूर ये बोलते हैं आप 50 साल के हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बोलूँगा, आप लगते नहीं हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप दोबारा आए, अपना आपने व्यूज़ व्यक्त करे, शेयर करे हमारे साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर आपसे किसी टॉपिक पर मिलेंगे जिसमें आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत ही खुशी की अनुभूति हुई और मज़ा आया, और हम होप करते हैं कि आपकी जो स्टार्टअप आप बना रहे हैं और जो आप गिव बैक कर रहे हैं सोसाइटी को थ्रू एजुकेशन, उसमें आप सफल रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आपसे कनेक्ट करें, और आपकी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हिंदी माध्यम के थ्रू, ताकि ज़्यादा लोगों का उद्धार हो सके। आपके लिए फिर बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपके कुछ लास्ट वक़्त शब्द हों तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं, मैं वापस आपका शुक्रिया करूँगा। आपसे पिछली बार भी मज़ा आया, इस बार भी मज़ा आया। और मेरी हिंदी तो अभी काफ़ी ख़राब हो गई है। मैं किसी बहुत से अच्छी है। ऐसे श मतलब शुद्ध नहीं है, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत मेरा अच्छी क्या बोलते है हैं। अर्पित, कि मैं बम्बईया हिंदी बोलता हूँ। बहुत तो अच्छी मेरे बोलते हैं, दोस्तों मैं के बता साथ रहा मैं था। वो बम्बईया हिंदी बोलता हूँ, लेकिन अ, वो हिंदी बोलने में मुझे थोड़ा शर्म आती है। नहीं, क्योंकि नहीं, बहुत बहुत आप बढ़िया आपके बोल। दिल्ली जैसे लोग लोग जब वो बम्बईया हिंदी बोलते हैं, वो काफ़ी अशुद्ध हिंदी है। तो वो मैं नहीं राइट। बोल सकता हूँ, तो थोड़ी इसलिए मेरी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है ये शुद्ध हिंदी बोलने में। और मैं साउथ इंडियन हूँ, घर पे भी मैंने कभी हिंदी बात नहीं की। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि मुझे ये हिंदी ज़्यादा सीखना है, ये शुद्ध हिंदी ज़्यादा सीखना है। और ये जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि